एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गांधी भवन में तेलंगाना सांसद पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा करी। बैठक की अध्यक्षता टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने करी है। एआईसीसी प्रभारी माणिकराव ठाकरे, राज्य चुनाव का पर्यवेक्षक दीपा दास मुंशी, एआईसीसी सचिव श्रीधर बापू, रोहित चौधरी, विश्वनाथ, मंसूर अली खान, वंशीचंद रेड्डी, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, संपत कुमार, अभियान समिति के अध्यक्ष और मधु याशुकी, चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष दामोदर राजन सिम्हा और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। ऐसा लगता है कि यह बैठक तेलंगाना में जीत हासिल करने के मकसद से की गई थी। खबर है कि वेणुगोपाल ने चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं को कई निर्देश दिए हैं। पीएससी के संयोजक शब्बीर अली ने कहा है कि केसी वेणुगोपाल ने तेलंगाना में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। आदिवासी दिवस पर टांडा में रहने का निर्णय लिया गया है और केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कर्नाटक शैली की प्रचार रणनीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में जमीन घोटाला होगा और आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। पता चला है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक 4 जनसभाएं होगी। जहीराबाद, महबूब नगर और नलगोंडा पार्लियामेंट में जनसभाएं होंगी। बताया गया है कि हर जनसभा में एक अहम नेता आएंगे। विधानसभा का मानसून सत्र कल खत्म हो जाएगा। बैठक के आखिरी दिन सीएम केसीआर संबोधित करेंगे। रविवार को जब बैठक शुरू होगी तो 9 साल में तेलंगाना की प्रगति पर संक्षिप्त चर्चाएं होगी। इस चर्चा में केसीआर बोलेंगे। इसी बीच कुछ ही दिनों में राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी के साथ ही सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि सीएम केसीआर कल क्या बात करने वाले हैं। दूसरी ओर तेलंगाना कैबिनेट ने आरटीसी को सरकार में विलय करने का फैसला लिया है। इसी बिल पर मंजूरी की मुहर लगाने के लिए राज्यपाल तमिलिसाई के पास फाइल भेज दी गई है, लेकिन वहां से क्लियरेंस नहीं मिला। राज्यपाल ने सीएस को पत्र लिखकर कुछ आपत्तियां जताई है। सरकार ने राज्यपाल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भेज दिया है। यदि राज्यपाल कल तक आरटीसी विलय विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसी के लंबित होने की संभावना है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक टीएसआरटीसी के तेलंगाना सरकार में विलय पर राज्यपाल तमिलिसाई की ओर से लगभग हरी झंडी मिल गई है। ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने आरटीसी बिल पर केसीआर सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्टि व्यक्त करी है। खबर है कि राज्यपाल विधानसभा में बिल पेश करने की इजाजत देंगे और ऐसा लगता है कि राज्यपाल जल्द ही पुडुचेरी से हैदराबाद आएंगे। ऐसा लगता है कि आरटीसी बिल को आज रात तक मंजूरी मिल जाएगी। बताया गया है कि तमिलिसाई ने आरटीसी संगठन और कर्मचारियों के हित में कानूनी विशेषज्ञों के साथ विधेयक पर चर्चा के बाद हरी झंडी दिखाई है। आरटीसी यूनियन के सदस्यों ने एक समूह ने राज्यपाल से 1 घंटे तक चर्चा करी। एसोसिएशन के नेता थॉमस रेड्डी ने कहा है कि राज्यपाल ने उनकी समस्याएं सुनी और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आरटीसी कर्मियों के धरना देने से राजभवन के पास तनाव उत्पन्न हो गया है। आरटीसी कर्मचारियों ने राज्यपाल से आरटीसी विलय विधेयक को तत्काल मंजूरी देने की मांग को लेकर राजभवन का घेराव करने के लिए रैली निकाली। इसी के साथ ही राज्यपाल ने आरटीसी यूनियन के नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा के लिए आमंत्रित किया। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बंद बनाया और 2 घंटे तक आरटीसी बसें ही बंद रही और यात्रियों को थोड़ी परेशानी हुई है। करीमनगर के सांसद बंडी संजय ने कहा है कि तेलंगाना में बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि वे हारने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने सरकार के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा है कि पुरानी योजनाएं बंद कर नई योजनाएं शुरू करी गई है। उन्होंने शिकायत करी है कि मध्यम से 3 महीने पहले टेंडर जारी किए जा रहे हैं और सरकार को परियोजनाओं की मरम्मत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि बारिश से कितना नुकसान हुआ है इसी का कोई ब्यौरा नहीं है। सीएम केसीआर ने आरटीसी को सरकार में विलय करने के बारे में 4 साल तक सोचा है, तो क्या हमें राज्यपाल के बिल के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बंडी संजय ने पूछा, क्या राज्यपाल को विधायकों पर मुहर लगानी चाहिए और विधेयक पेश करने की मंजूरी देनी चाहिए? बंडी संजय ने याद दिलाया कि अगर बिल से कोई नुकसान होता है तो राज्यपाल को जवाब देना होगा। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने मीडिया और सोशल मीडिया में सक्रिय होने की कोशिशें शुरू कर दी है। बीआरएस की 9 साल की विफलताओं को जनता को समझाने और अधूरे वादों पर जनता को जागरूक करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने नामपल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक मीडिया और सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है। इसी कार्यक्रम में सांसद और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। दूसरी ओर बीजेपी पर कांग्रेस और बीआरएस के झूठे प्रचार का जवाब देने के लिए समय समय पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व अपनी सेना को और अधिक सक्रिय करने की तैयारी में है। मीडिया और सोशल मीडिया में अनुभव रखने वाले राज्य और राष्ट्रीय स्तर के
पार्टी नेताओं के साथ भाजपा पदाधिकारियों और भाजपा सोशल मीडिया योद्धाओं के लिए अभिविन्यास कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मिर्च जिले की घाटकेसर मंडल के वेंकटपुरम गांव में अनुराग विश्वविद्यालय में एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की सीईओ नीलिमा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई है। विश्वविद्यालय के कुलपति रामचंद्रम ने कहा है कि आज के छात्र कल के नागरिक है। रामचंद्र ने कहा है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो छात्रों को दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। धन को चुराना आसान है, लेकिन ज्ञान और शिक्षा को कोई नहीं चुरा सकता है। अनुराग ने कहा है कि विश्वविद्यालय के उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें उच्च पद पर देखना है। उन्होंने कहा है कि उनके छात्र साइबर सुरक्षा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल और सिविल इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी, प्रोफेसर, विभिन्न विभागों के डीन, HOD, तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारी, NSS और समन्वयक, छात्र और उनके माता पिता ने भाग लिया। It's a privilege to extend a warm welcome to all of you for this orientation program for BTech Computer Science and Information Technology students and their parents. It's really very exciting environment. Every student is looking for this period. This really changes their life. My hearty congratulations to all of you for getting admitted to Anurag University. It's a big achievement, for you to be sitting out here. I would also like to congratulate all the parents who worked hard so that their son or their daughter could get into Anurag University. In particular, I am quite aware of how things operate in Indian families. In particular, I like to give my special thanks and congratulations. बीजेपी विधायक एचएलआर राजेंद्र ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर आरटीसी मुद्दे पर मुख्य टिप्पणी करी और हम आरटीसी की सरकार में विलय का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि यह प्रचार चल रहा है कि बीजेपी आरटीसी का विलय नहीं चाहती है। उन्हें निकाल दिया गया कि वे इसे गवर्नर पर डाल रहे हैं। आरटीसी कर्मचारियों को जबरन राजभवन भेजा जा रहा है। एटेला मांडी ने कहा है कि आरटीसी कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। आरटीसी कर्मचारियों के लिए 2 PRC दिए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार जन समस्याओं के समाधान में विफल रही है। दलित बंधु लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से चयन करने को लेकर सागर रेड्डी जिले के जनाराम मंडल परिषद कार्यालय के सामने दलितों ने विरोध प्रदर्शन किया और उठला लक्ष्मीपति गुटेम के गांव के दलितों ने मंडल परिषद कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों को दलित बंधु लाभार्थियों के रूप में चुना जा रहा है। लक्ष्मीपति गुडेम उठला गांव के दलित इस बात से नाराज थे कि उन्होंने मंडल के विभिन्न गांव में दलित रिश्तेदारों के चयन में अयोग्य लोगों का चयन किया गया और उन्होंने शिकायत करी है कि उन्हें अपने गांव में सभी दलितों की पहचान करनी चाहिए और उन लोगों पर दलित बंधु लागू करना चाहिए जो पात्र है, लेकिन जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के प्रति वफादार हैं उन्हें चुना गया है। दलितों को लगा है कि यह सही तरीका नहीं है। गंगू रमेश ने कहा है कि उठला गांव में 58 दलित परिवारों में से केवल 10 का चयन किया गया, जिसमें से 6 पात्र थे। उनकी मांग है कि गांव में गरीब लोगों को चिन्हित कर उन्हें दलित बंधु आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा अन्यथा वह कलेक्टर कार्यालय के सामने दलितों के पक्ष में खड़े होकर लड़ेंगे। सरकारू बड़ी के छात्रों ने विधान परिषद का दौरा किया। MLC कविता और वाणी देवी ने छात्रों का स्वागत किया है। MLC कविता ने उन्हें परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में बताया है। परिषद के अध्यक्ष गुप्ता सुखरेंद्र रेड्डी ने छात्रों को संबोधित किया। इसके बाद सभापति के कक्ष में सभी ने एक साथ फोटो भी खिंचवाई। इसी मौके पर MLC कविता ने कहा कि जैसे जैसे विद्यार्थी परिषद की कार्यप्रणाली को जानेंगे उनकी जन सेवा में रुचि बढ़ेगी। नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव ने कहा है कि वह सरलिंगमपल्ली डिवीजन के तहत सभी कॉलोनियों के व्यापक विकास के लिए काम करेंगे। नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव ने सरलिंगमपल्ली डिवीजन में दुबे कॉलोनी का दौरा किया और स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली है। यह स्पष्ट किया गया है कि शेष सड़कों और जल निकासी के कार्यों को शुरू किया जाएगा और पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि संभाग की कॉलोनियों और मलिन बस्तियों की समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जा रहा है और लोगों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। लोगों का विकास और कल्याण भारत सरकार का पहला कर्तव्य है। इसी कार्यक्रम में ए सुनल दुबे कॉलोनी बस्ती के अध्यक्ष बिल्लियाद केरी, दुबे कॉलोनी के अध्यक्ष रितेश कुमार दुबे और महासचिव मुनिया नाइक ने भाग लिया है। ఆడ పెట్టామని చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒకసారి माला महानाडु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चन्नैया ने कहा है कि जब वर्गीकरण चलन में आता है तो आराम करने का कोई रास्ता नहीं है। भले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एससी वर्गीकरण अमान्य है। जी चन्नैया ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टियों ने जाति के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदला तो माला अगले चुनाव में वोट देकर उन्हें सबक सिखाएगी। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने कहा है कि सभी दलितों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में आगे रहना चाहिए और उन लक्ष्य को पार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी समुदाय का विकास हो सके। फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता रेणु देसाई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने शहर में एक मरीन पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शहर के बाहरी इलाके कोटवाल गुड़ा में एक मरीन पार्क और एक एवियर स्थापित करने की व्यवस्था करी जा रही है। उन्होंने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करी है जिनमें दावा किया गया है कि एक मरीन पार्क की स्थापना से प्रकृति का विनाश होगा। बाकी लोगों ने मशहूर हस्तियां से मारपीट शुरू कर दी। हीरोइन सदा, श्रीदिव्या और निर्देशक शशि किरण थिक्का उन लोगों में से है जो एक मरीन पार्क को रोकने के लिए लड़ रही है। जर्मनी में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया। भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में यह भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक है। विश्व तीरंदाजी में वर्षों का सूखा खत्म। तेलुगुमई वैनम ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर की भारतीय टीम ने फाइनल में मैक्सिको को हराया। देश को अविश्वसनीय जीत दिलाने के लिए भारतीय महिला तीरंदाजी टीम को बधाइयां मिल रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय महिला तीरंदाजों के अनोखे प्रदर्शन पर खुशी जताई थी। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देती हूँ। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि देश को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अद्भुत सफलता आपकी कड़ी मेहनत और आपकी अचूक दीक्षा का परिणाम है। वह जमीन 35 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। वह जमीन यानी कोकापेट नियोपोलिस फेज 2 में HMDA द्वारा तय की गई जमीन की कीमत है, लेकिन रियल्टी कंपनियों के बीच इस जमीन को खरीदने के लिए काफी होड़ लगी है। नतीजा यह हुआ कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 करोड़ रुपए पार हो गई है। इस नीलामी को देखने वाले कई लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकला, क्या यह जमीन है या फिर सोने की खान है। कोकापेट ज़मीन की नीलामी के साथ कोकापेट अब करोड़ों की पेटी बन गई है। ऑनलाइन आयोजित कोकापेट ज़मीन की नीलामी में 1 एकड़ 100.75 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड की कीमत बोली लगाई गई। पिछले साल वहां हुई ज़मीन की नीलामी में 60.20 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची कीमत बोली लगाने वाली राज्य पुष्पा रियल्टी कंपनी इस बार 100 करोड़ रुपए प्रति एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए आगे आई। HMDA अधिकारियों द्वारा प्रति एकड़ न्यूनतम कीमत 35 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन प्रति एकड़ औसत कीमत 73.23 करोड़ रुपए बोली लगाई गई। यह अधिकारियों की अपेक्षा से अधिक है। कई कंपनियां न्यूनतम कीमत से दोगुनी कीमत पर जमीन खरीदने के लिए आगे आए हैं। सबसे कम प्रति एकड़ 67.25 करोड़ रुपए बोली लगाई गई। HMDA द्वारा बेची गई 45.33 एकड़ जमीन से 3,319.60 करोड़ रुपए की आय हुई है। कोकापेट ज़मीन की नीलामी पर 111 GO को हटाने का असर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। कोकापेट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ HMDA द्वारा विकसित किए जा रहे नियोपोलिस लेआउट -2 में 3.60 एकड़ से 9.71 एकड़ क्षेत्रफल वाले 7 भूखंडों की
केंद्र सरकार क्षेत्र की संस्था MSTC ई कॉमर्स द्वारा ई नीलामी की गई। सुबह से शुरू हुई ज़मीन की नीलामी शाम 7 बजे तक चली। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 6, 7, 8 और 9 प्लॉट की नीलामी की गई और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 10, 11 और 14 प्लॉट की नीलामी की गई। ई नीलामी में भाग लेने वाली कई रियल एस्टेट और अन्य कंपनियों ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कीमत बढ़ा दी है। अधिकतम एकड़ की कीमत 100.75 करोड़ रुपए प्लॉट नंबर 10 पर बोली लगाई गई है। इसका विस्तार 3.6 एकड़ है। इस प्लॉट को राजपुष्पा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 362.70 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा था। इस प्रतिस्पर्धा का कारण यह है, बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को लगता है कोकापेट नियोपोलिस लेआउट में प्लॉट खरीदने से उनकी छवि सुधरेगी और बढ़ेगी। चूंकि नीलामी में अंत तक कई कंपनियों ने भाग लिया, इसलिए कीमत में भारी वृद्धि हुई है। इसके चलते कुछ कंपनियां पीछे हट गई है। साथ ही इस बार 3 नई रियल एस्टेट कंपनियां यहां पर ज़मीन की खरीदी की है। अधिकारियों ने सोचा था कुल 45.33 एकड़ ज़मीन की नीलामी में 2000 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। उससे भी ज़्यादा यानी 3319.6 करोड़ रुपए की आय से अधिकारी खुश है। पिछले साल 15 जुलाई को कोकापेट में HMDA ने 49.94 एकड़ ज़मीन बेची और उससे 2000 करोड़ रुपए की आय हुई है। इस बार केवल 45 एकड़ से 3319 करोड़ रुपए की आय हुई। उस समय प्रति एकड़ अधिकतम कीमत 60.20 करोड़ रुपए और सबसे कम 31.20 करोड़ रुपए बोली लगाई गई है। उस समय भी तेलंगाना की कई विकास कंपनियों ने नीलामी में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और ज़मीन हासिल की। इस बार दूसरे राज्यों की कंपनियों ने भी नीलामी में भाग लिया और ज़मीन हासिल की। बेंगलुरु स्थित ब्रिगेड ने 9.71 एकड़ क्षेत्रफल वाले प्लॉट नंबर 8 को खरीदा है। सबसे अधिक कीमत पर प्लॉट नंबर 10 पाने वाले राजपुष्पा संस्थान ने 6.55 एकड़ क्षेत्रफल वाला प्लॉट नंबर 7 भी खरीदा है। राजपुष्पा इन 2 भूखंडों की खरीदों में एक संयुक्त उद्यम के साथ आई है। गौरतलब है, ई नीलामी में पहला प्लॉट सत्यनारायण ने रेड्डी मन ने खरीदा था। इस बार भी उन्हीं की कंपनी MSN फार्मकेज संस्था ने 7 एकड़ क्षेत्रफल का 6वां नंबर प्लॉट हासिल किया। जिन कंपनियों या व्यक्तियों ने ये प्लॉट खरीदे हैं, उन्हें 5 करोड़ रुपए की जमा राशि को छोड़कर 7 दिनों के भीतर ज़मीन की कीमत का कम से कम 33% भुगतान करना होगा। दूसरे किस्त में भूमि की लागत का 33% भुगतान अगले 30 दिनों में किया जाना चाहिए। अंतिम किस्त के रूप में 5 करोड़ रुपए की जमा राशि मिलाकर 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। यदि 1 सप्ताह के भीतर पहली किस्त का भुगतान नहीं किया गया तो नोटिस देकर खरीद रद्द कर दी जाएगी, जमा धनराशि वापस नहीं की जाएगी। कोकापेट ये नाम सुनते ही हैदराबाद का सबसे कीमती जमीन वाला इलाका दिमाग में आता है, लेकिन ये सब कल की बात है। यह कहा जाना चाहिए कि इस क्षेत्र को लेकर अब वैसी कोई हलचल मची है। कोकापेट की जमीन को देश में रिकॉर्ड कीमत मिली। कोकापेट ने सबसे अधिक एकड़ 100 करोड़ रुपए पार करने का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया है। कहा जा रहा है हैदराबाद के इतिहास में यह पहली बार है। 1 एकड़ की कीमत 100 करोड़ रुपए हुई है। कोकापेट नियोपोलिस तेलंगाना सरकार के लिए भूमि नीलामी के दूसरे चरण के लिए नकदी कमा रही है। HMDA के तत्वाधान में कोकापेट जमीन की नीलामी हुई। HMDA द्वारा 45.33 एकड़ के 7 भूखंडों में से 6, 7, 8 और 9 भूखंडों की नीलामी की गई। न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल 3.9 एकड़ से 9.1 एकड़ है। केंद्र सरकार की संस्था MSTC द्वारा आयोजित इस नीलामी में ऑनलाइन भाग लेने का अवसर भी प्रदान किया गया। अधिकारियों ने इसकी कीमत 35 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तय की।
प्लॉट नंबर 9 में 3.6 एकड़ ज़मीन की शाम को 76.5 करोड़ प्रति एकड़ की रिकॉर्ड कीमत मिली। इसके तुरंत बाद 10वें प्लॉट की कीमत 100 करोड़ रुपए हो गए। भविष्य में भारी रिंग रोड से जुड़ने के कारण प्लॉट नंबर 10 की भारी मांग है। इससे पहले कोलकाता में प्रति एकड़ 72 करोड़ 30 लाख की बिक्री कर देश में नया रिकॉर्ड बनाया था। कोकापेट लैंड्स ने अब 100 करोड़ रुपए के साथ कोलकाता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस प्लॉट को हासिल करने के लिए एपीआर राज पुष्पा कंपनियों के बीच बोली चल रही थी। प्लॉट नंबर 10 में 3.60 एकड़ ज़मीन है। प्लॉट नंबर 11 में 7.53 एकड़ और प्लॉट नंबर 14 में 7.34 एकड़ ज़मीन है। तीनों के लिए नीलामी जारी रही। बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने इन भूमि नीलामियों में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन 45.33 एकड़ के 7 भूखंडों से 3,319 करोड़ 60 लाख रुपए की आय हुई है। पुराने रिकॉर्ड खो गए हैं। उम्मीदों से बढ़कर बोली लगाने से तेलंगाना के खजाने पर करोड़ों रुपए की बारिश हुई। कोकापेट में हुई नीलामी ने पहले कभी नहीं एक नया रिकॉर्ड बनाया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। नीलामी के पहले दौर में एक्का स्पेस, राज पुष्पा, MSN फॉर प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, वर्सिटी एजुकेशनल मैनेजमेंट लिमिटेड ने कोकापेट की ज़मीनें हासिल की हैं। पहले चरण में कीमत 30 करोड़ से 60 करोड़ प्रति एकड़ तक थी। कंपनी ने नीलामी के पहले चरण में एक्का स्पेस के नाम से बोली लगाई और सफल रही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि KCR के सबसे करीबी रामेश्वर राव एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है। आरोप लग रहे हैं नीलामी में कोकापेट की ज़मीन वर्सिटी एजुकेशनल मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से हासिल करने वाली कंपनी श्री चैतन्य कॉलेज की है। नीलामी के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को ही नीलामी ने एक रिकॉर्ड बना दिया। प्लॉट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 की नीलामी धड़ल्ले से की गई।